नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या करंट स्टेटस है और कितना पोटेंशियल है फ्यूचर में। किन दो इवेंट्स ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स रिलायंस, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को हम कंपेयर करेंगे कि कितना उनका रेवेन्यू है, कितनी ग्रोथ देखी गई है और आगे टेलीकॉम का क्या फ्यूचर है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रो। ये आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ना अपने फोन, लैपटॉप या टीवी पर, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री की वजह से। इस इंडस्ट्री में कई बदलाव आए हैं। कहां से कहां पहुंच गई है ये इंडस्ट्री। डू यू रिमेंबर द टाइम जब वो डायल अप कनेक्शंस हुआ करते थे और एक मूवी या एक सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए घंटों लग जाते थे। आपके फोन से एक मैसेज करने के लिए 16 रुपए तक लगते थे। मे बी 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए उनको वो खुशी का एहसास नहीं होगा जो हमें हुई थी जब इनकमिंग कॉल्स फ्री हुई थी। 2G के बाद जब 3G पर स्विच किया तो मानो जन्नत मिल गई। इट फेल्ट लाइक हेवन। अब 4G और आगे 5G की बात हो रही है। अब कॉल्स और डेटा इतना सस्ता हो गया है कि छोटे से छोटे शहरों में लोगों के पास मोबाइल फोन है जिस पर वो ये वीडियोस देख सकते हैं। इस इंडस्ट्री में वाकई काफी डेवलपमेंट देखी गई है। इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस मार्केट है। इसकी सब्सक्राइबर बेस 1.16 बिलियन है और पिछले 10 सालों में इसमें काफी ग्रोथ देखी गई है। अगर हम टोटल इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। इन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। फाइनेंशियल 2016 से ये 21.36% CAGR से बढ़कर फाइनेंशियल 2020 में 743.19 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 साल में बढ़ते मोबाइल फोन के इस्तेमाल और घटती डेटा कॉस्ट की वजह से 500 मिलियन नए इंटरनेट यूजर्स इसमें जुड़ेंगे जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। यानी इंडिया में काफी पोटेंशियल है। फाइनेंशियल 2020-21 के थर्ड क्वार्टर में टेलीकॉम सेक्टर का ग्रॉस रेवेन्यू था 68,228 करोड़ रुपीस। अब इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा कंपनीज। ये कंपनीज वो इक्विपमेंट बनाती हैं जिस पर हमारे 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क्स चलते हैं। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिजिकल मीडियम है जिस पर हमारा इंटरनेट ट्रैफिक चलता है, जैसे कि टेलीफोन वायर्स, केबल्स इंक्लूडिंग सबमरीन केबल्स, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स और टावर्स। कंपनीज जैसे कि इंडस टावर्स, ITL लिमिटेड ये इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। और दूसरे हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि ज्यादा पॉपुलर है, जिनके बारे में आप अक्सर न्यूज में सुनते हैं और इन्हें आप यूज भी करते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। ये कंपनीज कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, CSPs, यानी ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसपोर्ट करती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की और कितना बदलाव देखा गया है इनमें पिछले कुछ सालों में। हम स्पेशली फोकस करेंगे इन इंडस्ट्री के 3 टॉप प्लेयर्स पर, जो कि है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। इनके पास सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। हम उन 2 मेजर इवेंट्स की भी बात करेंगे जिन्होंने इस पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। एक जियो का लॉन्च और दूसरा टेलीकॉम AGR ड्यूज। सबसे पहले रिलायंस जियो की बात करते हैं। जब मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि इस साल के एंड तक जियो का डेटा, वॉइस और वीडियो कॉल और बाकी जियो एप्लीकेशंस और कंटेंट जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो म्यूजिक एटसेट्रा फ्री होगा। बाद में इस ऑफर को उन्होंने मार्च 2017 तक एक्सटेंड कर दिया। आई एम श्योर आप सबको काफी क्लियरली याद होगा, फ्री चीजें किसे पसंद नहीं आती। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। अगले 3 साल तक रिलायंस ने जियो सर्विसेज और 4G स्मार्टफोन्स के प्राइसेस काफी कम कर दिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया विद ओवर 330 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन मिड 2019। रिलायंस का शेयर जो कई साल से काफी स्टेबल चल रहा था, उसमें जियो के लॉन्च के बाद अचानक तेजी आ गई। 2016 से 2019 तक रिलायंस जियो का टेलीकॉम इंडस्ट्री पर क्या असर हुआ, यह हम आपको इन 5 चार्ट्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। बंडल्ड टैरिफ प्लान्स और हाई डेटा यूसेज की वजह से मोबाइल डेटा वॉल्यूम में 4160% इंक्रीज देखा गया। 3G और 4G डेटा सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार बढ़ती गई। वहीं वॉइस ओनली सब्सक्राइबर्स, यानी कि जो लोग सिर्फ बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनकी और 2G सब्सक्राइबर्स की संख्या कम होती चली गई। एंड एज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019-2020 डेटा यूजर्स की तादाद बढ़कर 57% हो गई। जियो ने जो अनलिमिटेड वॉइस प्लान लॉन्च किए, उसकी वजह से टोटल वॉइस वॉल्यूम और वॉइस यूसेज पर पर्सन भी बढ़ गया। प्लान सस्ते हुए तो इसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी कम हो गया। और फिर शुरुआत हुई कंपेटिटर्स में प्राइस वॉर की।
कुछ टेलीकॉम कंपनीज कंपीट नहीं कर पाई और बैंकरप्ट हो गई, फिर चाहे वो एयरसेल हो या फिर अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस, सबका बैंड बज गया। वहीं कुछ कंपनीज ने मर्ज करने का डिसाइड किया, जैसे कि आइडिया और वोडाफोन, जो मर्ज होकर हो गए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वहीं दूसरी बड़ी इवेंट इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में थी एजीआर ड्यूज की। अब ये एजीआर का क्या किस्सा है, उसके लिए पहले समझते हैं कि एजीआर ड्यूज क्या है। जब भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पैसे कमाते हैं, गवर्नमेंट उनसे एक लाइसेंस फी मांगती है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स बहुत सारे तरीके से पैसे कमाते हैं, जैसे कि एयरटेल आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करती है अगर आप किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो, जैसे कि वोडाफोन। इस चार्ज को आईयूसी बोलते हैं, यानी कि इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज। पर एयरटेल ये पैसे खुद अपने पास नहीं रख सकती, उसको ये पैसे जो कि दूसरी कंपनी के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन, उसको ट्रांसफर करने होते हैं। तो वो ये पैसे आपके बिल में डालकर आपको चार्ज करने के बाद दूसरे ऑपरेटर को ट्रांसफर कर देती है। अब एयरटेल ये आईयूसी अपने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करती है, पर एक्चुअली वो उसका रेवेन्यू है नहीं। अब इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट ने एयरटेल को बोला कि आईयूसी में से एक छोटा सा कट गवर्नमेंट को दो। मतलब वो बोल सकते हैं क्योंकि वो एयरटेल का रेवेन्यू का पार्ट है, पर ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर हो जाएगा अगर उन्होंने ऐसा बोला तो ये प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए आइडियल तरीका यही है कि रेवेन्यू को डाउनवर्ड्स एडजस्ट किया जाए, यानी कि आईयूसी जैसे आइटम्स हटा दिए जाए और एडजस्ट करने के बाद एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर मिले। फाइनली गवर्नमेंट एजीआर से अपना हिस्सा ले ले, इसलिए नाम है एजीआर इशू। बट यहां पर एक और कंट्रोवर्सी आ जाती है। टेलीकॉम ऑपरेटर सोचते हैं कि गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस के रेवेन्यू से कटना चाहिए और किसी दूसरे टाइप के रेवेन्यू से नहीं। अगर उनके कोई पुराने टावर बेचने पर पैसे मिलते हैं या फिर कोई बैंक डिपॉजिट से कोई इंटरेस्ट इनकम होती है तो गवर्नमेंट को इन रेवेन्यूज का हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। उनके मुताबिक ये अनफेयर हो जाएगा, ऐसा टेलीकॉम कंपनीज का कहना है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट को हर एक रेवेन्यू टाइप से अपना हिस्सा चाहिए। इंटरेस्ट इनकम पर, कोई पुरानी बिल्डिंग बेचकर जो प्रॉफिट हुआ है उस पर, और किसी दूसरे टाइप के रेवेन्यूज जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। गवर्नमेंट को हर एक चीज पर अपना हिस्सा चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है, एक ही कारण है कि टेलीकॉम कंपनीज बैंक डिपॉजिट से या फिर पुरानी बिल्डिंग बेचकर पैसा कमा पा रही हैं, क्योंकि उन लोगों के पास टेलीकॉम लाइसेंस है। इस लाइसेंस की वजह से ही लोग अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। लाइसेंस के बिना कोई भी टाइप का रेवेन्यू वो लोग नहीं कमा पाते। तो फाइनली टेलीकॉम कंपनीज को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा और ये बहुत बड़े अमाउंट थे। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में अपना डिसीजन दिया। तो टाइमलाइन पर अगर हम थोड़ा नजर डालें कि क्या हुआ एक्चुअली, अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के फेवर में अपना डिसीजन दिया और टेलीकॉम कंपनीज को जनवरी 2020 तक ड्यूज क्लियर करने के लिए बोला। एयरटेल, वोडाफोन और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने डेडलाइन मिस कर दी। सिर्फ रिलायंस जियो ने अपने पूरे 195 करोड़ रुपीस के एजीआर ड्यूज पे कर दिए और वो एक ही कंपनी थी जिसने ये पेमेंट की। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर पेमेंट कंसिडर करेगा। 1 सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को 10 साल का वक्त दिया एजीआर ड्यूज क्लियर करने के लिए। इसमें से 10% ऑफ द टोटल अमाउंट मार्च 2021 तक देना था और बाकी का अमाउंट एनुअल इंस्टॉलमेंट में टिल मार्च 2031। एयरटेल की टोटल एजीआर लायबिलिटी थी अराउंड 43,980 करोड़ रुपीस और वोडाफोन आइडिया की थी अराउंड 58,254 करोड़ रुपीस। दोनों कंपनीज ने अभी तक थोड़ा सा अमाउंट पे किया है, पर इवन ये एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा। वही रिलायंस जियो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसने पहले ही अपने सारे एजीआर ड्यूज क्लियर कर दिए हैं। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन को आपस में कंपेयर करें तो ये तीनों टॉप 3 प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ वायरलेस सब्सक्राइबर्स। एज ऑफ फेब 2021, रिलायंस जियो का मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स था 35.54%, वहीं भारती एयरटेल का 29.83% और वोडाफोन आइडिया का था 24.2%। अब इन तीनों कंपनीज के पिछले 5 क्वार्टर्स में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को देखें तो मार्च 2020 से मार्च 2021 तक जियो का ARPU ₹130 से बढ़कर ₹138 हो गया। एयरटेल का ₹135 से बढ़कर दिसंबर 2020 तक ₹166 तक पहुंचा, लेकिन मार्च 2021 में ₹145 तक नीचे गिरा। वोडाफोन आइडिया का ARPU मार्च 2020 में ₹121 था और दिसंबर 2020 में भी ₹121 ही है, पर यह वोडाफोन का दिसंबर 2020 तक का डेटा है। फाइनेंशियल 2021 के क्वार्टर 4 के नंबर्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब फाइनेंशियल 2021 के पिछले 11 मंथ्स के वायरलेस सब्सक्राइबर एडिशंस को देखें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एयरटेल स्लोली रिलायंस जियो से अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है।
जहां पर वोडाफोन आइडिया के हर महीने सब्सक्राइबर्स कम होते गए और सिर्फ फरवरी 2021 में इंक्रीज हुए, वहीं एयरटेल ने मार्केट शेयर भी गेन किया और ऊपर से हाईएस्ट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी कमाया। अगर ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। फरवरी 2021 में जियो के पास 417.42 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, भारती एयरटेल के पास 188.21 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और वोडाफोन आइडिया के पास 123.28 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। और अब बात करते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा लग रहा है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 5G का आना निश्चित है, हो सकता है अगले साल आ जाए या फिर 3 साल बाद आ जाए, पर जनरल कॉन्सेंसस यही है कि आज नहीं तो कल चालू तो हो ही जाएगा, पर तब तक 4G से ही काम चलाना पड़ेगा। एक पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट के अनुसार 4G अगले 5 से 6 साल तक मार्केट को डोमिनेट करेगा। इसका मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज और गवर्नमेंट को बहुत काम करना होगा ताकि 4G सर्विसेज ज्यादातर लोगों के पास पहुंच सके। मार्च 2021 में गवर्नमेंट ने 4G ऑक्शन का लेटेस्ट राउंड शुरू किया था। लेटेस्ट ऑक्शन में जियो को ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हिस्सा मिला। उन्होंने बिड किया था 57,100 करोड़ रुपीस। वहीं एयरटेल का था 18,700 करोड़। पर चिंता वाली बात सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए थी, जिन्होंने सिर्फ 2,000 करोड़ रुपीस का बिड लगाया। 5G स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसका ऑक्शन 2022 में होगा। पर पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होते क्या हैं। आप लोगों ने शायद कई बार स्पेक्ट्रम का नाम तो सुना ही होगा, जैसे कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज। ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। आप इसे हाईवेज की तरह एयरवेज इमेजिन कर सकते हैं। तो अब आप सपोज कीजिए कि आप एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और आप लोगों को वॉइस और वीडियो कॉल प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप ये काम वो हाईवे की एक्सेस के बिना नहीं कर सकते। ये बैंड्स मल्टीपल रीजन्स में सब डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि मुंबई, एनसीआर एटसेट्रा। अब सपोज आपने मुंबई में 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड खरीदा, तो आपको मुंबई में वो 700 मेगाहर्ट्ज के एयरवे पर एयरवेव्स ट्रांसमिट करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया। ये ऑक्शंस गवर्नमेंट को अलग अलग बैंड्स अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट कंपनीज को एलोकेट करने में हेल्प करते हैं। जो सबसे ज्यादा पे करने के लिए तैयार होता है वो उसका। एजीआर केस जैसे ही टेलीकॉम कंपनीज और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज यानी कि ओटीएससी को लेकर है। ओटीएससी ड्यूज डीओटी के रूल्स पर बेस्ड है, जिसके मुताबिक टेलीकॉम कंपनीज जितना एक्सेस स्पेक्ट्रम होल्ड करेंगे उनको उसके ऊपर एक वन टाइम मार्केट लिंक्ड प्राइस पे करना होगा। तो जब भी 5G ऑक्शन होगा, एयरटेल और वोडाफोन के लिए काफी कैश आउटले हो जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं एजीआर ड्यूज और रिलायंस जियो की वजह से डिस्ट्रप्शन हुई है उससे, और उसके ऊपर ओटीएससी ड्यूज की थ्रेट भी है। तो कंक्लूजन क्या है? कुल मिलाकर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया टॉप 3 प्लेयर्स हैं टेलीकॉम मार्केट में इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हम इन नंबर से देख सकते हैं। लास्ट 12 मंथ्स में सिर्फ रिलायंस जियो ने प्रॉफिट किया है, जो कि ₹12,537 करोड़ रुपीस का है। एयरटेल ने ₹15,048 करोड़ का लॉस किया है और वोडाफोन आइडिया ने 48,854 करोड़ का लॉस किया है। जियो का नेट डेट सबसे कम है, ₹21,900 करोड़। एयरटेल का नेट डेट है 1,49,319 करोड़ और वोडाफोन आइडिया का है 1,03,492 करोड़ रुपीस। लास्ट 12 मंथ्स में रिलायंस जियो का ईबीडा यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है ₹32,359 करोड़। एयरटेल का है ₹45,279 करोड़ और वोडाफोन का है ₹16,495 करोड़ रुपए। अब हम देखेंगे नेट डेट टू ईबीडा रेशियो, जिससे हम ये समझते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से अपना लोन पे ऑफ कर सकती है। अगर नेट डेट टू ईबीडा रेशियो देखें रिलायंस जियो विद अ वैल्यू ऑफ 0.68, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हर 1 पार्ट ऑफ ईबीडा के लिए कंपनी का डेट 0.68 पार्ट्स है। एयरटेल का 3.30 है और वोडाफोन 6.27। नेट डेट के फॉर्मूला में कंपनी की बोरोइंग से कैश सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में आइडिया मिल गया है। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रो। मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी स्टॉक या शेयर को रेकमेंड नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑन दैट नोट, हियर्स मी गुंजन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, कीप calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.